नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम लोग 28 नवंबर 2025 ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए। इसमें हम लोग आज साइंस और मैथ का सभी क्वेश्चन को एक-एक करके कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को निम्न में से डैश का नियम कहा जाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम को निम्न में से डैश का नियम कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। ठीक है, तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध दर्शाने के लिए एक छात्र फुटबॉल को किक मारने की कठिनाई की तुलना में समान आकार के पत्थर को किक मारने से करता है। कौन सा मूल सिद्धांत पत्थर को किक मारने से जुड़ी कठिनाई और संबंधित चोट को उचित ठहराता है? तो इसका एक-एक करके हम लोग देखते हैं। इसमें बोलेगा पत्थर की गति प्रथम नियम के अधीन है, जबकि फुटबॉल दूसरे नियम का, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जड़त्व होता है, अर्थात वह अपनी विरामावस्था को बदलने में अधिक प्रतिरोध करेगा और जिस कारण से चोट भी ज़्यादा महसूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, तब किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? तो यहाँ पे हो जा रहा है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट को, ठीक है, Na2SO4 जब साथ में रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे BaSO4 और NaCl बन जाएगा, यानी यहाँ पे दोहरे विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो लाइसोसोम होता है वो हानिकारक जीवों को निगलने का काम करता है। इसीलिए जहाँ कहीं हम लोग के शरीर में चोट लग जाता है और वहाँ का लाइसोसोम अगर डेड हो जाता है तो वहाँ काला काला धब्बा दिखाई देने लगता है, क्योंकि अगल बगल के जितने भी जीवाणु रहते हैं उसको विघटित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हानिकारक जीवाणुओं को निगलने तथा विघटित करने वाले एक श्वेत रुधिर कोशिका है। कौन? तो लाइसोसोम। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होता है? जैसे हम लोग का यहाँ पे बोला जा रहा है तरंग का आयाम बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब आयाम बढ़ेगा तो तरंग का ऊर्जा भी बढ़ेगा। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा का मुकुलन प्रक्रिया चरणों का अनुक्रम क्या है? तो जो हाइड्रा में मुकुलन होता है उसमें सबसे पहले मुकुल आरंभ होगा, फिर परिपक्व हो जाएगा, फिर मुकुल विभाजन हो जाएगा और नई विष्टि का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला ही होता है F बराबर m1:m2 g m1:m2 और यहाँ पे आर स्क्वायर। तो यहाँ पृथ्वी का और वस्तु का दोनों के द्रव्यमान पर निर्भर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धात्विक चालक का प्रतिरोध डैश के साथ बढ़ता है। तो प्रतिरोध यानी आर बराबर हमारा रो एल बाई ए होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं अगर लंबाई बढ़ेगा, ठीक है, तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और अगर प्रतिरोधकता यानी धातु का प्रतिरोधकता बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, और प्रतिरोधकता जो है वो तापमान पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी जब तापमान बढ़ेगा तो हमारा प्रतिरोधकता भी बढ़ेगा, और प्रतिरोधकता बढ़ने के कारण हमारा प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी तापमान में वृद्धि होने पे धातु चालक का प्रतिरोध में भी वृद्धि होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधी धारावाही चालक के चारों ओर जब इसमें मान लेते हैं ये कॉपर का एक तार है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो बोल रहा है एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के अनुचित केंद्रों सकेंद्रीय वृत्त बनाता है। तो हाँ, इसमें करंट फ्लो होगा तो ये सकेंद्रीय वृत्त बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट है। इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। हाँ, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, H2S प्लस I2 यहाँ पे बोल रहा है, ये हमारा अभिक्रिया दिया हुआ है, लेकिन कथन बोला जा रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीकरण से सल्फर का निर्माण करता है, आयोडीन का अपचयन होता है जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है।
तो हम लोग देखते हैं जैसे यहाँ पे H2 है, ठीक है, H2S है, तो यहाँ से S हट रहा है तो हमारा रिडक्शन हो रहा है, यानी यहाँ पे हमारा H2 हट जा रहा है तो हमारा ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और सेकेंड में देखते हैं I2 जो है, I2 में हमारा क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन आ जा रहा है तो हमारा यहाँ पे आयोडीन का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, यानी I2 में H जुड़ रहा है तो अपचयन हो जाएगा। और हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का निर्माण जो होता है, तो यहाँ से H2 हट रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, तो हाइड्रोजन हटेगा तो हमारा ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ऑक्सीकरण यहाँ पे हो रहा है, तो कथन ए और बी हमारा दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाउसिंग सोसाइटी ने अपशिष्ट अपशिष्ट को 2 डब्बे में पृथक करना शुरू किया। हरा रसोई अपशिष्ट के लिए और नीला प्लास्टिक, धातु और कांच के लिए। इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है? तो जो हरा है उसमें हम लोग कच्ची सामग्री रखेंगे, और जो नीला है उसमें धातु ये सब रखा जाएगा, तो ये जल्दी गल जाएगा, ठीक है। तो यानी ये हमारा हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे अजैवनिकरणीय अपशिष्ट को जैवनिकरणीय अपशिष्ट से पृथक करने में सहायता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में से किसकी खोज हुई, ठीक है। तो जब रदरफोर्ड ने एक सोने का चादर लिए थे, इसमें अल्फा कण को जब डाला गया तो सभी कण एक जगह पे जाके बैठ गए, है ना, जमा हो गए, और जहाँ जमा हुए वही फिर इसी के थ्रू से रदरफोर्ड ने बताया कि जहाँ जमा हुआ वो इसका नाभिक है, यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिक, क्योंकि इसी के द्वारा, सोने की पन्नी के द्वारा ही रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकेंद्रीय कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? तो सुकेंद्रीय कोशिका, पहली बात तो ये यूकेरियोटिक में पाया जाता है, और इसका मुख्य कारण है कोशिका की जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करना। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है? स्थिति ऊर्जा नहीं, वो एक जगह पे स्थिर रहेगा। गति ऊर्जा नहीं, जो इसमें कोई ना कोई बल कार्य कर रहा हो, यानी एक चलती ट्रेन चल रहा है तो स्थिति ऊर्जा नहीं होगा, एक बहती नदी तो ये भी चल रहा है तो नहीं होगा, एक लुढ़कती गेंद ये भी नहीं होगा, एक मेज पर रखी किताब ये रखा हुआ है और ये स्थितिज ऊर्जा में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसके सभी घटक रंगों में बैंगनी रंग सबसे अधिक बंकन करता है, या किस कारण से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा स्पेक्ट्रम है, इसमें अगर हम लोग इसमें देखते हैं, यहाँ रेड का, और रेड का रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तनांक यहाँ पे कम होता है, और सबसे ज़्यादा हो जाता है बैंगनी का, जिसके कारण ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक जो है वो अधिक हो जाता है, तो यहाँ अपवर्तनांक अधिक हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? तो ये प्रीवियस क्वेश्चन वीडियो में हम बताए थे कि द्विखंडन विधि में जो मादा होती है, यानी जो माँ होती है, वो अपने संतति संतानानी जो इसमें संतति कोशिकाएं जो बनती है, उसमें जितना डीएनए इसमें होता है वही 2 पार्ट में दोनों के बराबर सेम होता है, और जो 2 भाग में बट रहा है तो ये द्विखंडन हो जाएगा, यानी यहाँ करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और 4 यहाँ पे बोला जा रहा है, अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, ये आभासी होता है, इसको उतारा नहीं जा सकता है, तो ऑप्शन 2 हमारा गलत है। और ऑप्शन 4 बोला है, निर्मित प्रतिबिंब सदैव बीम के आकार की तुलना में बड़ा होता है? तो नहीं, इसमें छोटा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा गलत स्टेटमेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की कोशिकाओं में सूजन या सिकुड़न की प्रक्रिया जिसके कारण आकार और गति में परिवर्तन होता है, सीधे तौर पे किस कारक के कारण होती है? तो मान लेते हैं ये पौधा हमारा है ना, इसके पौधे कोशिका है, तो इसमें अगर पानी अंदर जाएगा तो इसमें ये फैल जाएगा, है ना, फैल जाएगा, लेकिन इससे पानी बाहर जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगा। तो फैलने और सिकुड़ने का कारण क्या है? तो उनके आंतरिक जलाशय में परिवर्तन, मतलब उसके अंदर भाग में जल का परिवर्तन होता है, अगर कम होगा
तो सिकुड़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा तो फैलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा ना। किसी पदार्थ की अवस्था चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये हमारा निर्धारित होगा तापमान के द्वारा और दाब के द्वारा। क्यों? क्योंकि हमारा अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो ये हमारा ठोस में, और 0 से जहाँ बढ़ा, ठीक है, यानी 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा द्रव में हो जाएगा, और 100 प्लस हो जाएगा तो ये हमारा गैस में हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, और ये दबाव पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सक्रियता श्रृंखला में सबसे नीचे पाए जाने वाले धातुएं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आमतौर पर प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नीचे सक्रियता श्रृंखला में अगर श्रेणी में देखें तो नीचे में जितने भी धातु हैं वो सब मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सभी मुक्त अवस्थाएं में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। असंतृप्त कार्बन यौगिक को सुस्पष्ट अभिलक्षण क्या है? तो इसका क्या है? संतृप्त इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्विआबंध होता है, ठीक है, यानी संतृप्त में एकल आबंध होगा और असंतृप्त में दोहरी या तो तिहरी होगा, है ना। तो बोला जा रहा है कम से कम 2 होना जरूरी है असंतृप्त में। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अंगों में कौन सा वृद्धि हार्मोन मोचन कारक विमोचित करता है जो वृद्धि हार्मोन विमोचन करने के लिए पुरुष ग्रंथि को उद्दीपित करता है? तो इसका हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस को जो पीयूष ग्रंथि उत्तेजित करता है उसके मतलब वृद्धि हार्मोन को विमोचित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक परबल अम्ल एक परबल क्षार से बने लवण का पीएच मान कितना होगा? जब परबल अम्ल रहेगा, है ना, और परबल क्षार रहेगा, ठीक, परबल अम्ल और परबल क्षार रहेगा, तो हमारा जो लवण बनेगा वो इसका पीएच मान हमेशा 7 के बराबर होगा। अगर यही परबल अम्ल रहा और दुर्बल क्षार रहा तो जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा, ठीक है। और अगर परबल क्षार रहा और दुर्बल अम्ल रहा तो जो पीएच मान रहेगा वो 7 से अधिक रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों परबल है तो ये 7 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र परागण से पहले पुष्प की वर्तिका काट देता है, सबसे अधिक संभावित परिणाम क्या है? तो मान लेते हैं ये हमारा स्टिग्मा है ना, यहाँ पे इसको अगर काट दिया जाता है, यहाँ हमारा रहता है ओवरी जिसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है, और यहाँ से हमारा परागकण जाता है, परागकण जाता है, ये यहाँ से जाएगा और यहाँ मिलता है तो फिर नए संतान को मतलब नए ये निषेचित हो जाता है ना। और अगर हम लोग बीच में यहाँ पे काट देते हैं तो ये निषेचन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थानों की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है ना? तो हम लोग अगर जल में चीनी को घोलते हैं तो चीनी हमारा जो होता है वो जल के बीच के कणों में जो गैपिंग होता है उसमें प्रवेश करके उसमें घुलित हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, चीनी को जल में घोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ तक हमारा साइंस का क्वेश्चन था। अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है 1.25 का स्क्वायर फिर 0.75 का स्क्वायर, दोनों के बीच माइनस का साइन है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया ए प्लस बी इज टू ए माइनस बी वाला में, है ना। तो इसको हम लोग अगर पुट करेंगे तो ए प्लस बी करेंगे तो 1.25 प्लस 0.75, तो ये हमारा 2 के अप्रोक्स हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एक बार इसको घटाएंगे तो यहाँ 101.25 में 0.75 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0.50। नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 2.25 को 1.25 से जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, और गुणने में इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ 1 के बराबर होगा। और ये हमारा 7/2 है, तो 7/2 को हम लोग 3.5 करेंगे, यहाँ पे हमारा 3.5 आया था ना। तो ये 3.5 और ये 3.5 कट जाएगा, इसको हम लोग गुना करेंगे तो हमारा 1.00 आएगा, यानी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि सी और डी का रेशियो ए बी का 1:3 है, बी सी का 4:3, सी डी का 6:7 है ना। तो हमारा ए बी सी डी का रेशियो कौन सा होगा? तो रेशियो वही होगा जो सी डी 6 और 7 से कटे।
तो यहाँ 6 और 7 से ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है तो ये खत्म हो जाता पहले। बी और सी 4 और 3 से कटे, तो बी हमारा 4 से नहीं कट रहा है, तो केवल ए में कट रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अगर सॉल्व करते हैं इसमें, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी लिखेंगे, यहाँ 1:3 है, फिर बी रेशियो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। बी रेशियो सी को लेते हैं तो यहाँ पे हमारा 4 है और यहाँ पे 3। सी रेशियो डी लेते हैं तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7। और इसको हम लोग इधर 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा और यहाँ हमारा 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 7 या 21, 21 वाले 21 से 63 हो जाएगा यहाँ पे। नहीं तो हम लोग यहाँ काट भी सकते हैं ना, तो पहले हम लोग इसको काट लेते हैं, ठीक। नहीं तो देखिए 6 × 18, 18 × 7 = 38, 54 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 × 24, 24 × 24 = 72 हो जाएगा। 6 × 24 और 24 से कम 24 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8:24:18:21, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है एक धनराशि ए बी सी डी के बीच 10:7:9:5 के अनुपात में वितरित की जानी है। सी बी से 334 अधिक है। जो सी हमारा है वो हमारा यहाँ पे 9 है और बी हमारा 7 है, यानी 2 का अंतर जो है वो 3 3 4 है। एक का निकालेंगे तो 3 3 4/2 हो जाएगा। बोला तो ए की राशि कितनी होगा, तो ए का निकालने के लिए हम लोग को 10 से क्या करना पड़ेगा, गुना। 2 एकम 2 और ये 5 बार हो जाएगा। अगर इसको गुना करेंगे तो हमारा 5 चौके 20 का 0 बाकी में 2 5 या 15 2 17 का 7, यानी 7 और 0 लास्ट में कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है यहाँ पे कोस ए बराबर दिया हुआ है 4/5, ठीक है। और यहाँ हम लोग देखते हैं 3/4 हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा -1 हमारा कोट स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो यहाँ कोट बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे हमारा 10 बाहर निकल जाएगा, है ना। अब एक एक करके मान पुट करेंगे। 3/4 है। अगर हम लोग ट्रायंगल में देखें तो कर्ण हमारा 5 है, आधार हमारा 4 है और लंब हमारा 3 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट है 3 4 5। कोस से बराबर हो जाता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार हमारा 4 है। अगर इसमें हम लोग देखते हैं कोट ए का, तो यहाँ पे हो जाएगा लाल बटे कक्का से देख लेते हैं, तो साइन कोस टेन कोट, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब, और आधार हमारा 4 है, लंब हमारा 5, फिर बटे में हो जाएगा हमारा 10 ए का मान बैठाना है ना। साइन कोस 10 लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब हमारा 3 है और आधार हमारा 4 है, ठीक है। आधार हमारा यहाँ पे 4 है, तो ये आ जाएगा ऊपर। 1 4 से 1 4 कट जाएगा और यहाँ हमारा 4/5 था, तो ये कट जाएगा, यानी हमारा आंसर जो होगा वो 4/3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 50% कम है। एक टीवी है और एक वॉशिंग मशीन है। अगर हम लोग माने इसमें इसको 2 यूनिट माने, तो ये हो जाएगा हमारा 1 यूनिट। फिर बोल रहा है कि 4 वॉशिंग मशीन है और 2 टीवी है, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे और यहाँ पे 4 से इसका रेशियो निकालते तो हमारा 1:1 हो जाएगा। फिर बीच में बोला है यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 33% बढ़ जाती है, यानी इसमें 33% हमारा बढ़ जा रहा है, लेकिन इसमें बोल रहा है 13% कम हो जाता है, तो ये माइनस का 13 होगा। चूँकि रेशियो दोनों का सेम है, तो 33 में से 13 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 20, और 1 2, यानी यहाँ पे जो वृद्धि होगा वो 10% का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 2800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रण, यानी 10% है तो 10 से 11 हो गया। 2 वर्ष के लिए देते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का 121, और 100 बराबर हमारा दिया हुआ 2800, यानी 28 गुना, तो 121 को हम लोग 28 से गुना करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 से कम 28 का 8 बाकी में 2, और लास्ट में केवल ऑप्शन नंबर बी है, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगर देखें 28 दूनी 56, 57 58 का 8 बाकी में 5, और 28 से कम 28 और 5, यहाँ पे हो जाएगा 3388, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में, लेकिन बी उसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, तो 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 18। ये 3 दिन में करेगा और ये 2 दिन में। अगर यहाँ पे
बी का एफिशिएंसी 2 है तो ए का हो जाएगा 1। तो हम लोग को निकालना है ये अकेले उस कार्य का, यानी ये कार्य का दोगुना बोला है, तो 18 दूनी 36, 1 से कर रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 36, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे बोला जा रहा है 7 पे पावर 5 है गुने यहाँ 7 पे पावर 1 है और यहाँ 7 पे पावर 1/2 है। तो अगर हम लोग टोटल जोड़ेंगे तो 1 और यहाँ 1/2, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3/2, ठीक। 3/2 यानी 1.5 यहाँ पे हो जाएगा ना। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। ये हमारा है 7 पे पावर 1 और रूट का मान होता है 7 पे पावर 1/2। 2 एकम 2 और 1, 3/2 के बराबर हो जाएगा। फिर नीचे दिया हुआ है 7 पे पावर -5/2 और ये ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। और इधर दिया हुआ है 7 पे पावर 2x प्लस का 3। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 7 पे पावर 5 है और ये ऊपर चल जाएगा तो 5 3 8 और आधा हो जाएगा तो 7 पे पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7 पे पावर 2x प्लस 3। अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 7 पे पावर 9, ठीक है। और इधर हो जाएगा हमारा यहाँ हमारा हो जा रहा था 7 पे पावर 9 और इधर 7 पे पावर 2x प्लस का 3। अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 9 और 2x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है चेतन शहर ए से बी तक यात्रा करता है। चेतन अपनी कार के अपने सामान्य चाल से, अगर स्पीड हमारा इसका 5 है तो ये 3 हो जा रहा है ना, कम कर दे रहा है। और इसका टाइम क्या हो जाएगा, 3 और 5 लगेगा, यानी 2 यूनिट का मान दिया हुआ है यहाँ पे 52 में 52 का लेट, तो 1 यूनिट बराबर हमारा 26 हो जाएगा। फिर बोला है ए से बी तक यात्रा करने के लिए कितना समय लगेगा, तो हमारा 3 यूनिट लगेगा, यानी 3 से गुना करेंगे तो 26 3 78, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मित्र किरण और महेश है, उसकी मासिक आय दिया हुआ है 5:8 और इसका खर्च जो है मासिक आय, इसका एक्सपेंडिचर जो है वो 2:4 में है ना। और बोला है कि इसका जो बचत है सेविंग, ठीक, वो हम 72,000 और दोनों का है 72,000, ठीक। तो इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ हमारा हो जाएगा, अगर इसको काटते हैं तो 1:2 में हो जाएगा और यहाँ हमारा 5 दूनी 10 और 8 एकम 8, यानी अंतर हो गया हमारा 2 का, अंतर हो गया 2 का। और फिर यहाँ पे हम लोग अंतर देखते हैं 72,000 गुने 1, तो 72,000 72 गुना 1000 2, तो यहाँ हो जाएगा 144,000, ठीक है। और 144,000 में अगर अंतर देखते हैं तो यहाँ फिर भी आ जाएगा हमारा 72,000, ठीक। तो 2 बराबर 72,000 है तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा 36,000, 1 बराबर 36,000। अब मान पूछा है किसका, तो किरण का मासिक है, और किरण का मासिक है हम लोग कितना माने 5 है, तो यहाँ 5 से गुना करेंगे 36 25 हो जाएगा 180 और यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है एक क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार यहाँ पे कोई भी एक भुजा होगा ना, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 61.5 है, यदि इसकी एक भुजा 1/2 सम्मुख शीर्ष उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई यानी h पूछा है और एक भुजा का मान दिया हुआ है 12.3। अगर हम लोग इसको काटें तो ये कट जाएगा हमारा 12 25 60, यानी एक बार में, और ये हमारा कट जाएगा 5 बार में। तो h बराबर निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ 5 गुने 2, यानी 10 मीटर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हिरोन सूत्र पे है। इसका अगर एस निकालें तो 9 और 7 16, 16 और 12 हो जाएगा 28 और 28 का आधा हो जाता है हमारा 14। अगर इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो एस इंटू एस यहाँ हो जाएगा एस इंटू एस माइनस, यानी 14 माइनस 7 यहाँ हो जाएगा हमारा 7। फिर हो जाएगा 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 हो जाएगा 5 और 14 माइनस 12 तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ से निकल जाएगा, दोनों से एक साथ बाहर निकलेगा, यहाँ वाला 2 और यहाँ वाला 2 एक 2 निकल जाएगा
और रूट का 5 अंदर ही रहेगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 14√5। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है, बोला जा रहा कि 1 11 11 8 18 8 7 7 7 और यहाँ पे बोला है x y, ठीक है। और 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए, दिया गया है कि इतना, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुलक ज्ञात करना है, ठीक। अगर देखें हम लोग तो 8 एक बार, 2 बार और ये 3 बार। 7 को भी देखें तो 7 भी 3 बार है। तो या तो आंसर हमारा 7 होगा या तो 8 होगा, ठीक। तो हम लोग को इस पे पहले इक्वेशन को सोल्व करना है। 3x + 7y और यहाँ पे हमारा हो जा रहा है 42। यहाँ हो जाएगा 7x + 3y और बराबर हो जाएगा 58, ठीक। अब हम लोग को यहाँ से x और y का मान निकालना है। x बराबर हमारा आ जाता है यहाँ पे 7, ठीक है, और y बराबर लगभग आ जाएगा हमारा 3। इस स्क्रीन पर सॉल्व नहीं हो पाएगा, काफ़ी स्पेस ले लेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। x बराबर 7 हो जाएगा, यानी जो हमारा बहुलक है वो 7 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता का वर्तमान आयु, उसके 2 पुत्र। पिता का वर्तमान आयु यहाँ पे फादर हो गया और इसका 2 गो बेटा है, ठीक है। एक मान लो S1, एक S2, ठीक। बोला 2 पुत्रों का वर्तमान आयु के योग का 2 गुना है, ठीक है। 20 वर्ष बाद, अगर हम लोग यहाँ पे x मानते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2x। 20 वर्ष बाद यानी x + 20 और यहाँ भी एक और 20, क्योंकि इस बेटे के लिए 20 साल बढ़ा, इस बेटे के लिए भी 20 साल बढ़ा, 20 साल दोनों के लिए बढ़ा। लेकिन यहाँ पे पिता एक ही आदमी है, यानी यहाँ पे 2x + एक 20 बढ़ेगा। अब एक 20 और दोनों के बराबर है, तो एक 20 से एक 20 खत्म हो जाएगा, 2x में से एक x चल जाएगा तो x बचेगा और इधर 20 बच जाएगा, यानी x बराबर हमारा आ गया 20। तो बोला उसके पुत्रों की आयु के योग के बराबर है, तो पिता का वर्तमान आयु, 2x माने थे, तो 20 दूनी 40 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है पिता की आयु उसके पुत्र का आयु, यानी सन है, ये फादर है, तो इसका 5 गुना है, तो सन 1 है तो फादर 5 है। यदि उनकी आयु का योगफल, तो योगफल हमारा 6 हो जाएगा और 6 बराबर 54। तो पुत्र कितना है, 1 यूनिट, तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा 54/6, यानी 9 वर्ष हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे बोला जा रहा है 6.5 10.6 + 19.7 + 1 का औसत मान, ठीक है। औसत बराबर कुल राशियों का योगफल बटे कुल राशियों की संख्या। औसत हमारा 12 दिया हुआ है और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ठो है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये का मान हमारा यहाँ पे 11.2 राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, यहाँ 1312 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही एक सुरंग को पार करने में 106 सेकंड लगाता है। सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। तो सुरंग का लंबाई यहाँ तो 1312, गाड़ी की लंबाई, सुरंग की लंबाई मान लेते हैं x, ठीक है। तो चाल बराबर हमारा हो जाता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी समय हमारा 106। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा एक, यहाँ हो जाएगा 44/12 राइट आंसर, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 6 चौक 24, 4 होगा, 2 घट जाएगा, तो लास्ट में ऑप्शन जिसमें 2 है वही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा जा रहा है 7 से विभाज्य, तो 7 से विभाज्य कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 7 से विभाज्य होगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे बोला जा रहा है सुसीमा ने यहाँ पे 1,20,000 में एक पुरानी बाइक खरीदी, उसकी मरम्मत पे 28,500 खर्च किए, ठीक। और फिर बोल रहा है उसे अपने दोस्त सैम को 1,38,600 में बेच दिया, तो उसमें कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो पहले ये दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा CP निकल जाएगा और SP हमारा दिया हुआ है 1,38,600, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये 28,000 था ना, तो यहाँ जोड़ेंगे हम लोग तो 1,20,000 में से 28,000 जोड़ेंगे तो 1,20,000 और 20 40 और 8 48, 1,48,500 हो जाएगा CP और SP हो गया हमारा 1,38,600, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे हानि। क्या हो जाएगा, हानि। अगर हानि निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नीचे CP 500 और जीरो में जीरो गया जीरो, जीरो में फिर जीरो गया जीरो, और ये 5 में से 6 नहीं जाएगा तो 15 में 6 गया तो हमारा बचेगा 9, ठीक है। यहाँ पे बचा हमारा 7,
और 17 में 8 गया तो हमारा बचेगा 9, यानी इसको अगर हम लोग काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.67 और ये लॉस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ सक्सेसिव वृद्धि पूछा है। तेल की कीमत क्रमशः 50 प्लस 40 की वृद्धि हो रहा है, तो 50 गुने 40 और बटे 100, इसमें हम लोग लगा सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 50 और 40 90 हो गया और प्लस का 5 चौके 20, यानी 110% यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है एक वार्डरोब का अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 25% अधिक तो प्लस का अब 35 हो जाएगा, 35% अधिक है तो 20% छूट दे रहा है ना, तो यहाँ 35 माइनस 20 फिर माइनस 20 इज टू यहाँ पे 35 हो जाएगा और बटे में 100, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है तो हम लोग सक्सेसिव में लगा सकते हैं, क्योंकि एक में बढ़ रहा है एक में घट रहा है। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से 5 बार में और 5 से ये चल जाएगा 7 बार में, यानी 35 में से 20 गया तो हमारा बचा हमारे यहाँ पे 15 और माइनस का 7, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऊपर में 0.1 0.1 0.1, अगर हम लोग यहाँ से भी थ्री थ्री कॉमन ले लें तो हमारा यहाँ भी बचेगा 0.1, यानी थ्री थ्री थ्री, 3 को थ्री लिए तो हमारा यहाँ हो जाएगा 27, और अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो हमारा बचेगा 54, यहाँ पे 0.1 फिर 0.1 फिर 0.1 और प्लस इधर 0.3, 3 बार रहेगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लिए, 27 हो गया और यहाँ से कॉमन लिए तो हमारा 0.1 0.1 फिर 0.1 और माइनस में 0.33 होगा, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट जाएगा, 27 से कम 27 और 27 तो नहीं हमारा हो जाएगा 0.2, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.2, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला जा रहा है ABCD के अंदर एक बिंदु P है, यहाँ P मान लेते हैं, तो यहाँ है एक PA है, PB है, PC है और PD है, तो इसका हो जाएगा PA प्लस PC का स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर PD का स्क्वायर प्लस PB के स्क्वायर। अगर हम लोग इसमें मान पुट करके देखेंगे तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 55, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु को 25% की छूट पर पहुँचा, मान लेते हैं 100 इसका मूल्य, 25% छूट दिया जा रहा था, 75 हुआ और बेचने के बाद लाभ प्रतिशत हो जा रहा है हमारा 2%, यानी 102 हुआ, तो वस्तु का मूल्यांकन कितना प्रतिशत अंकित किया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 और ये हो गया हमारा 12 में 5 गया तो 7, यहाँ बच गया हमारा 9, यानी ये हो जाएगा 27 इज टू 100 हो जाएगा, 25 से 3 बार में और 25 से 100 कटेगा 4 बार में, 3 से 1 बार में ये 27 कटेगा 9 बार में, यानी 9 चौके 36% हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं नाविया और एक भवैया जो है, ठीक है ना, एक घर को क्रमशः 40 और 60 दिन में, ये 40 दिन में ये 60 दिन में पेंट करती है। अगर दोनों का एफिशिएंसी निकालें तो यहाँ हो जाएगा 3 से और यहाँ हो जाएगा 2 से। दोनों मिलकर उस घर को कितने दिन में पेंट करेंगे, लेकिन बोला है एकांतर दिनों पे काम करेगा ना, तो 2 दिन में इन लोग दोनों मिल के 5 काम कर रही है, ठीक। तो चाहिए 120 काम, ठीक, 120 काम चाहिए और 120 काम करने के लिए हमारा यहाँ गुना करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 24 पच्चीस 120, और इधर 24 से गुना किया तो यहाँ भी 24 से गुना करेंगे तो ये 24 दूनी 48 डेज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह वीडियो अपलोड करते रहेंगे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।